हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम अगेन स्टेट ऑफ मैटर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक हमने देख लिया था कि क्या मीनिंग होता है कंडेंसेशन का, क्या मीनिंग होता है सब्लिमेशन एंड ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाष्पीकरण के ऊपर, यानी कि इवेपोरेशन। अब जब भी इवेपोरेशन होती है तो उसमें होता क्या है, जैसे आपने क्या किया, पानी को रखा, पानी को आपने उबालना शुरू किया, मतलब गर्म करना शुरू किया, क्या किया, इन शॉर्ट टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ कर दिया। तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर के ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी अटेन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ mv²। ये तो खैर इसकी इक्वेशन नहीं हमें सॉल्व करनी, पर आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv²। वैसे जब ये रेस्ट में थे तो पोटेंशियल एनर्जी थी, mgh यूज़ कर लेते हैं जिसके लिए। पर यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी अटेन करते हैं। तो इवेपोरेशन में वो जो आपको वाष्प बनती हुई दिखती है ना, इवेपोरेशन दिखती है, वो ऊपर वाली लेयर की वजह से दिखती है। ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, सरफेस पे जो लेयर होती है, नीचे से क्यों नहीं आई भाप, ऊपर ही क्यों आई सबसे पहले। नीचे से भी आ रही थी, टेम्परेचर तो नीचे से ही आया, पर ऊपर क्या है, ऊपर कोई बैरियर नहीं है। ऊपर क्या है, कोई बैरियर नहीं है। इसके लिड भी लगा दोगे तो बीच में गैप तो है ही ना। तो ये जो गैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके थ्रू जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ को आना शुरू कर देते हैं। सो हेंस जो इवेपोरेशन होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करते हैं, वेरियस काइनेटिक एनर्जीज को अटेन कर लेते हैं, हाफ mv²। लिक्विड्स के केस में क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई बैरियर नहीं है। ऊपर की लेयर है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। जैसे रेस लगती है तो जो आगे के होते हैं कैंडिडेट वो पहले भाग सकते हैं। देन वो जो ग्रुप वाली रेसेस होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैराथॉन्स जो होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे कुछ लाइंस ऐसे होती हैं बनी हुई, राइट। तो ये जो लाइंस होती हैं दे रिप्रेजेंट कि कौन सबसे पहले जाएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट लेयर जो है वो पहले जाएगी। और जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दूसरे पार्टिकल्स के साथ, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू वेपर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो जाती है, और जब लूज होती है तो उससे क्या बनते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। ये जो फिनोमिना होता है लिक्विड का इनटू वेपर्स, किसी टेम्परेचर के ऊपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से ही पहले हो जाती है ना इवेपोरेशन शुरू। ऐसे थोड़ी होता कि जब बॉइलिंग शुरू होगी तभी इवेपोरेशन होगी, नेवर। इवेपोरेशन पहले ही शुरू हो जाती है। तो इवेपोरेशन आपने क्या देखा कि जो लिक्विड सब्सटेंस था वो किस में कन्वर्ट कर गया, गैसियस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर गया, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नाउ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला तो है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी ही वाटर की टॉप मोस्ट लेयर काइनेटिक एनर्जी अटेन करेंगी, और जब काइनेटिक एनर्जी अटेन करेंगी तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। सो हेंस वी कैन से कि जो इवेपोरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज वैसे ही वैसे क्या होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगी, वाष्पीकरण भी इंक्रीज करेगा। एक विंड स्पीड होती है, ये भी इवेपोरेशन को इम्पैक्ट करती है। अब इसमें कैसे इम्पैक्ट करती है, जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज करेगी, मान लो हवा बहुत तेज़ चली है, तो जो कपड़े आपने डाले होंगे ना सूखने के लिए, ये जो मान लो ये टी शर्ट है, ये कपड़े ऊपर डाले थे आपने, छत के ऊपर सूखने के लिए डाले थे, क्लिप्स लगाए हुए हैं। यू विल नोटिस जिस दिन हवा चलती है तो ये मॉलिक्यूल भी उसी डायरेक्शन में चल लेते हैं। इनको एक बाहर से हवा मिल रही है, एक टेम्परेचर तो मिल नहीं रहा था, पर साथ में अब क्या मिल रही है, हवा मिल रही है, विंड मिल रही है। तो विंड के साथ ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये भी उड़ के चले जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा विंड होती है उतनी ही ज़्यादा क्या रहती है, इवेपोरेशन रहती है। बहुत कॉमन फिनोमिना है विंड स्पीड वाला। जब आप कपड़े सूखने के लिए डालते हो तो वो जल्दी सूख जाते हैं इन द विंडी डे इफ़ कंपेयर टू द नॉर्मल जो ड्राई डे होता है। अब जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज करेगी, जो पार्टिकल होंगे वाटर वेपर के वो भी क्या करेंगे, विंड के साथ साथ मूव करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर होंगे सराउंडिंग के अंदर वो क्या करेंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो जो कपड़े होंगे वो जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि विंड स्पीड के साथ साथ इवेपोरेशन भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वैसे आया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे समझोगे, अगेन कपड़े का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये टी शर्ट है, यहाँ पे कपड़े पे हैंग करी हुई है वायर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि इसको फैला के हम सूखने डालते हैं। कभी ऐसे इकट्ठे भी डाले हो तो मम्मी बोलती है कि क्या किया है ये, इसको इकट्ठे मत करो, इसको क्या करो, लूज़ कर दो, थोड़ा फैला के डालो। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा
उतने ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, और जब इनके ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा, टेम्परेचर मतलब सनलाइट पड़ रही है, तो ये क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा, ये भी इवेपोरेट, ये भी इवेपोरेट, ये भी इवेपोरेट, ये भी इवेपोरेट। वहीं पे अगर ये टी शर्ट इकट्ठी सी डाली होती है आपने इतने से एरिया में, तो यहीं से इवेपोरेशन होने की ट्राई करती टी शर्ट, राइट। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ठीक है, क्योंकि हर एक जो कपड़े के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल थे वो ऐसे फैल गए पूरी तरह से, तो जितने ज़्यादा फैल जाएंगे उतनी जल्दी उसमें इवेपोरेशन होगी, जितनी जल्दी इवेपोरेशन होगी उतनी जल्दी वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। अब सोचो एक दिन ऐसा आया जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी होता है ना, नमी पड़ी होती है पूरे सराउंडिंग में आपके, तो उस दिन कपड़े जो होते हैं वो फिर भी वेट ही रह जाते हैं, ठीक है। क्यों रह जाते हैं वेट, क्योंकि ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा नमी हो रखी है, इतने ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है कि ये जो कपड़े पे वाटर वेपर्स थे इसको लेने की क्षमता नहीं बची। फॉर एग्जांपल एक बस का एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बस है, तो ये जो बस है इसके अंदर सवारियों की कैपेसिटी थी 40 की, ठीक है। तो चलो पहले 38 बैठे, तो 38 के बाद 2 की और कैपेसिटी थी कि 2 लोग और बैठ सकते हैं, खड़े नहीं होना है यहाँ पे बैठने की बात करी जा रही है। अब क्या हुआ, जैसे ही 2 लोग और चढ़ गए इस बस के अंदर, तो कितने हो गए टोटल, 40 हो गए। अब जो आएंगे बाकी वो क्या करेंगे, भीड़ कर देंगे ना, क्राउडिंग कर देंगे। तो वही होता है जब आपने कपड़े ह्यूमिडिटी वाले दिन में डाले, नमी वाले दिन में डाले, तो क्या होता है जो वाटर वेपर हैं वो कपड़ों को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हो रखे होते हैं। तो उस केस में जिस दिन नमी वाला दिन आपको मिलेगा, तो उस केस में जो इवेपोरेशन होगी वो आपकी ह्यूमिडिटी के इन्वर्स रिलेशन में होगी। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि जो ह्यूमिडिटी है अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी। तो आपने ओवरऑल क्या देखा कि जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थी, विंड स्पीड के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थी, सरफेस एरिया के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थी, पर किसके इन्वर्स प्रोपोर्शन में आई, ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतनी कम इवेपोरेशन, जितनी कम ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। इन्वर्स का मतलब होता है जो भी 2 फैक्टर यहाँ पे आपने लिखे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। वहीं पे डायरेक्टली रिलेशन का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके सामने वाली चीज़ भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अब इवेपोरेशन जो होती है ये कूलिंग कैसे कॉज करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब गर्मियों का टाइम आता है तो आपने कॉटन क्लोथ अगर पहने हैं तो कॉटन क्या करती है, जल्दी से आपका जो पसीना है उसको सोख लेती है, और बाहर धूप ऑलरेडी इतनी पड़ रही होती है तो वहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रही होती है और साथ में आपको कूलिंग भी मिल जाती है, तो हवा भी चली होती है, तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है गर्मी के ऊपर। तो होता क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग से, ताकि जो बॉडी में से इवेपोरेशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई थी वो दोबारा से रीगेन करी जा सके। इवेपोरेशन ने क्यों कूलिंग कॉज करी, तो कपड़े के हिसाब से देखो। अब देखो जब इवेपोरेशन हो रही है तो आपकी बॉडी पे भी तो पसीना पड़ा है, तो वो पसीना कहाँ पे जा रहा है, वो कपड़ों पे आ रहा है, और कपड़े से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो जो एनर्जी यहाँ से लॉस हुई उसको दोबारा से रीगेन भी तो करना है, और जब रीगेन करेगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की फ्रॉम द सराउंडिंग, और इसी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी कूलनेस फील होती है। अब बोलते हैं कि हम कॉटन के कपड़े अगर समर्स में पहनते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं, बिकॉज जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ये बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, ये वाटर को रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब बॉडी पे तो पसीना आएगा ना, स्वेट होगा, और उसके बाद वो जो वाटर वाला मटेरियल होता है वो आपके कपड़ों में से इवेपोरेट कर जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, और बहुत सारी हीट हमारी बॉडी से वो भी साथ में चली जाती है, तो हमें थोड़ी सी कूल ऐसे सेंसेशन फील होती है, जैसे थोड़ा सा कूल सा आपको फील होगा। दैट इज़ द रीज़न। अब चलते हैं थोड़े से केमिकल चेंजेस की तरफ, ठीक है। केमिकल जो इसका पार्ट रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि शुद्ध जो पदार्थ होते हैं ये क्या चीज़ होती हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, जो रासायनिक पदार्थ हैं उनके बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, एक आपका रहता है एलिमेंट और दूसरा रहता है आपका कंपाउंड। तो फर्स्ट लेक्चर जब हमने किया था तो एक बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल देखा था, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखे होते हैं आपके एलिमेंट्स, सिंगल ही लिखा होता है ना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, लिथियम का 3 था, बेरिलियम का 4 था, बोरोन का 5 था, आपके कार्बन का 6 था, राइट। वैसे ही आपका नाइट्रोजन का 7 आ गया, ऑक्सीजन का 8 आ गया, फ्लोरीन का 9 आ गया, और फाइनली आपका नियॉन का 10 आ गया। तो वहाँ पे आपने क्या देखा, एक एक एलिमेंट प्रेजेंट था, हर एक बॉक्स के अंदर आपको एक एक एलिमेंट मिलेगा।
तो कंपाउंड क्या होते हैं, तो जैसे ही अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा दे विल मेक वाटर, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल बदल जाएंगी। जहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, आग अगर लगानी है तो उसमें ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें कैंडल रख दी गई बॉक्स में, एक बॉक्स का जो डब्बा था मतलब जो वो खुला रखा ऊपर से, उस पर कोई लिड नहीं लगाई, और दूसरे बॉक्स में हमने क्या किया, लिड लगा दी, कवर कर दिया। तो जिसमें लिड लगा दी थी ना उसमें ऑक्सीजन तो बची ही नहीं अंदर, ये कैंडल बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी ये। और दूसरे केस में डब्बा ओपन था तो कैंडल जलती रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करती है, ये आग को लगाती है। अगर आग लगानी है, कंबशन करवानी है, तो उसमें क्या चीज़ होने का ज़रूरी है, दैट इज़ ऑक्सीजन। और वहीं पे हाइड्रोजन जो होता है ये फ्यूल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, मतलब आग को अगर बढ़ाना है तो वो कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। पर वहीं पे जब ये H2 और O2 दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये बना देते हैं H2O, तो ये क्या काम करता है, ये आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम आपको मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस हाइड्रोजन आ गया, सोडियम आ गया, तो इनके अंदर आपको एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही सोडियम आ गया Na, तो इसमें भी आपको एक ही तरह के एटम मिलेंगे। तो एलिमेंट जो होते हैं उनको आप फर्दर और कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे धातु, अधातु और मिश्रित धातुएं, ठीक है। मेटल आ जाएंगे, नॉन मेटल आ जाएंगे और मेटालॉइड्स आ जाएंगे। ऐसे एलिमेंट जिनको हम डिवाइड कर देते हैं मेटल और नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स के अंदर, वो सारे क्या हैं, वो आपके एलिमेंट्स ही रहेंगे। तो इसमें हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब प्योर सब्सटेंसेस के टाइप क्या क्या रहेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।